विज्ञान BA प्रथम वर्ष। कार्यपालिका, राज्य के संगठन में कार्यपालिका का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और मुख्य मुद्दा मॉडर्न कंटेक्स्ट में कार्यपालक, विधायी और न्यायिक अंगों का अध्ययन करना है। स्पेसिफाइड किसी राज्य की कार्यपालिका हम नहीं पढ़ रहे बल्कि राज्य के एक अंग के रूप में कार्यपालिका का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। तो कार्यपालिका के बारे में, अर्थ परिभाषाओं के बारे में, इसके विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया था और अब कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कल एक दो प्रकारों की चर्चा भी हमने की थी, जैसे कि एकल और बहुल कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, ये दो नामों पर चर्चा हमने कल वीडियो में की थी। नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। उदाहरण लिया था हमने नाम मात्र की कार्यपालिका में ब्रिटेन के सम्राट, भारत के राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिकाओं में भारत और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। शासन की संवैधानिक शक्तियां संविधान के अनुसार नाम मात्र की कार्यपालिका को संवैधानिक अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं और वास्तव में उनका प्रयोग जो है वास्तविक कार्यपालिका करती है। ये संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाने वाली कार्यपालिकाएं होती है। यूँ कहें कि संसदीय कार्यपालिका की अपनी एक विशेषता होती है कि वहाँ पर दोहरी प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो संवैधानिक अधिकार रखती तो है लेकिन उनका वास्तविक प्रयोगकर्ता निकाय नहीं होती है, और दूसरी वास्तविक प्रकार की कार्यपालिका जो शासन की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है। उदाहरण भारत और ब्रिटेन। दूसरा जो प्रकार हमने देखा था एकल एवं बहुल कार्यपालिका। एकल एवं बहुल कार्यपालिका, नाम से भी कुछ स्पष्ट हो रहा है। एकल एवं बहुल कार्यपालिका जहां कार्यपालक शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती है। एकल कार्यपालिका वह शासन का वास्तविक प्रमुख होता है, कार्यपालक शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता होता है, एकल कार्यपालिका। और जहां कार्यपालक शक्तियां व्यक्तियों के एक निकाय में होती है, एक समूह में होती है, वो बहुल कार्यपालिका कहलाती है। उदाहरण लिया था हमने एकल कार्यपालिका का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, और बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। 7 व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है, इन्हीं में से एक अध्यक्ष होता है और सातों के पास में समवर्ती अधिकार होते हैं। कोई एक से अधिक विशिष्ट अधिकार नहीं होते हैं, सभी समान पदीय अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक और जिक्र हमने किया था कि संसदीय जो कार्यपालिकाएं होती है, संसदीय कार्यपालिकाओं में होने को तो कार्यपालिकाओं जो वास्तविक स्वरूप की कार्यपालिका होती है वो व्यक्तियों का एक निकाय होती है, केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बहुल कार्यपालिका नहीं माना गया क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया जाता है। एक के कार्यों के लिए सब जिम्मेदार होते हैं और सबके कार्यों के लिए एक जिम्मेदार होता है। इस कारण से एक से अधिक व्यक्ति होते हुए भी संसदीय कार्यपालिका में जो वास्तविक प्रकार की कार्यपालिका होती है संसदीय प्रकार में, वो एकल कार्यपालिका ही मानी जाती है, नहीं कि बहुल कार्यपालिका। इसके अलावा अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक कार्यपालिका, ये कार्यपालिकाओं के और विशिष्ट प्रकार होते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली कार्यपालिकाओं को ये मुख्य दो भेद है, अध्यक्षात्मक और संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका उत्तरदायी कार्यपालिका भी कहलाती है क्योंकि ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदीय कार्यपालिका के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंधों का पाया जाना होता है, और दूसरा जो लक्षण होता है वो दोहरे प्रकार की कार्यपालिकाओं का पाया जाना, जैसा कि शुरू की प्रकार हमने पढ़े थे, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के विपरीत जो है अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं, इसमें वास्तविक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। और इस कारण से
कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती हैं और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय पूर्व पदच्युत भी कर सकती हैं। व्यवहार में कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका को सामान्य अवधि से पहले भंग कर सकती है। इस प्रकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर ये कार्य करती हैं, जबकि अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंधों वाली नहीं होती है और जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं वो विधायिका के व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकी राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कार्यपालिका का उदाहरण है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है। वह अमेरिकी विधायिका यानी कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं बल्कि सीधे जनता के निर्वाचित व्यक्ति होते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। और ये जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं और शासन की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति में अर्थात राष्ट्रपति में जो अध्यक्ष होता है उस कार्यपालिका का प्रधान होता है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, उसी में निहित होती है। और व्यवस्थापिका जो कार्य होती है वो कार्यपालिका को पदच्युत करने में सामान्यतः असमर्थ होती हैं। तो ये अध्यक्षात्मक और संसदात्मक कार्यपालिकाओं के गुण हैं, प्रकार हैं। इसके अलावा जो वंशानुगत कार्यपालिका, वंशानुगत कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका नाम से भी कुछ हम समझ रहे हैं। जहां कार्यपालक अध्यक्ष वंशानुगत आधार पर नियुक्त होता है उस कार्यपालिका को वंशानुगत कार्यपालिका कहते हैं। और ये जो कार्यपालिका है मुख्यतः राष्ट्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में पाई जाती है। इसके विपरीत और इसके जो उदाहरण हैं वो इंग्लैंड है, जापान है, जॉर्डन है, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों में दिखाई पड़ते हैं और कुछ समय तक पूर्व तक हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी ये स्थितियाँ मौजूद थी, अब नहीं रही हैं। इसके अलावा जो निर्वाचित प्रकार की कार्यपालिका है वो गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्थाओं में पाई जाती हैं और ये जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। और जब कार्यपालक प्रधान या कार्यपालक अध्यक्ष जो है निर्वाचित होता है या निर्वाचन की प्रक्रिया द्वारा तय किया जाता है तो इस प्रकार की कार्यपालिका निर्वाचित कार्यपालिकाओं का उदाहरण होती है और ये निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। भारत, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि देशों में निर्वाचित प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा मनोनीत प्रकार की कार्यपालिकाएं भी होती हैं। मनोनीत प्रकार की कार्यपालिकाएं भी होती हैं। मनोनीत प्रकार की कार्यपालिका होती हैं जो वंशानुगत भी नहीं होती है और निर्वाचित भी नहीं होती हैं। कुछ जगहों पर ऐसी परंपरा है कि कार्यपालक प्रधान मनोनयन द्वारा आते हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडलीय कुछ देशों में सौजन्यतावश ब्रिटेन के सम्राट उन राष्ट्रों के गवर्नर जो है मनोनीत करते हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कुछ ऐसे देशों के गवर्नर जो जनरल होते हैं वो सौजन्यतावश ब्रिटिश सम्राट मनोनीत करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भारत की संसदीय परंपरा में भी हैं कि भारत में जो राज्यों की कार्यपालिका है, राज्यों की कार्यपालिका के जो प्रधान राज्यपाल होते हैं वो मनोनीत होते हैं, न तो वो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं न वंशानुगत होते हैं, वो मनोनीत प्रकार के कार्यपालक होते हैं। तो इस प्रकार के मुख्य प्रकार कार्यपालिका के पाए जाते हैं। अब इसके बाद में कार्यपालिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का संगठन
जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था, दो रूपों में पाई जाती है, राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा जो स्वरूप इसका है वो गैर राजनीतिक स्थायी कर्मचारी वर्ग होता है, अधिकारी वर्ग होता है। इनसे मिलके कार्यपालिकाओं का संगठन होता है। राजनीतिक कार्यपालिका किसी जो देश है उसका राष्ट्राध्यक्ष एवं मंत्रिमंडल, इसमें जो चयन की पद्धतियां हैं वो विभिन्न प्रकार से इनका चयन होता है, निर्वाचन होता है। राजनीतिक कार्यपालिका किस किस रूप से आती है, किस किस प्रकार से आती है? वंशानुगत आधार पर राजनीतिक कार्यपालिका के आने का एक तरीका वंशानुगत। राजतंत्रों में और वर्तमान में भी ध्वज मात्र जो कार्यपालिकाओं वाले राष्ट्र है उनमें जो कार्यपालक प्रधान है राजतंत्रीय शासन प्रणाली में वंशानुगत आधार पर प्राचीन और मध्यकाल में इस प्रकार की कार्यपालिका अत्यधिक लोकप्रिय रही, किंतु वर्तमान काल में कार्यपालिका मुकुटधारी लोकतंत्रों में भी पाई जाती है। ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर होती है, जो नामात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, जिसका उदाहरण अपन प्रकारों में पढ़ चुके हैं। जो ग्राउंड डेमोक्रेसीज होती है वहां वर्तमान में भी ये पाई जाती है। ये शासन को एकता, स्थायित्व और प्राचीन गौरव प्रदान करती है, किंतु इसका एक अवगुण भी है जिसके अनुसार अपने प्रकृति से वर्तमान युग के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रकृति की कार्यपालिका होती है। तो एक प्रकार जो है राजनीतिक कार्यपालिका के आने का तरीका वंशानुगत आधार है। दूसरा जो तरीका है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन दूसरा तरीका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसा कि आप समझ रहे हैं वर्तमान जो शताब्दी है 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी है, इसमें लोकतांत्रिक शासन संपूर्ण विश्व में पाया जाता है और कुछ देशों के कार्यपालक प्रधान सीधे जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। कार्यपालक प्रधान जो अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं और यहाँ मुख्य कार्यपालक को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है और जनता को राजनीतिक चेतना व शिक्षा प्रदान करती है। ये लोकतंत्र के अनुरूप है। दूसरा जो प्रकार है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यहाँ सीधे से मोटे रूप से हमें समझ लेना है कि राष्ट्राध्यक्ष के लिए जनता सीधे वोट कर रही है, जनता सीधे वोट करके राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करती है। यहाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा तीसरा जो प्रकार है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन सीधे उसी पद के लिए करती है। जनता उस पद के लिए निर्वाचन तो करती है लेकिन उसमें बीच में दूसरा स्टेप आ जाता है, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। यहाँ एक निर्वाचक मंडल होता है और निर्वाचक मंडल के द्वारा फिर मुख्य कार्यपालक का निर्वाचन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का या मुख्य कार्यपालक का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संपूर्ण राज्यों के वरिष्ठ मतदाता अपने अपने राज्यों के लिए निर्वाचक मंडल के लिए वोट डालते हैं और फिर वो सभी राज्यों के निर्वाचक मंडल जो विजयी होकर आते हैं उन निर्वाचक मंडलों द्वारा राष्ट्रपति के लिए वोट किया जाता है। इसीलिए यद्यपि जनता यहाँ पर इनिशिएशन कर रही है, इलेक्शन जो प्रोसेस है उसका इनिशिएटिव जनता के द्वारा ही किया जा रहा है, वोट जनता ही कर रही है, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो प्रोसेस जो स्टेप बीच में आ गया उस स्टेप के कारण से यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन माना जाता है राष्ट्रपति का, न कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसा यहाँ पर। और मुख्य उदाहरण इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है। तो ये सिद्धांत रूप में मुख्य कार्यपालक
कि निर्वाचन की प्रत्यक्ष प्रणाली है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा इसे प्रत्यक्ष में या बदल दिया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के सभी गुण और दोष इस प्रणाली में पाए जाते हैं। चौथा जो तरीका है राजनीतिक कार्यपालिकाओं के आने का, वो है विधायकों द्वारा निर्वाचन या व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिकाएं भी कार्यपालिकाओं का निर्वाचन करती है। ये प्रणाली स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देशों में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे कि स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका जो संघीय सभा होती है, संघीय सभा द्वारा वहाँ जो 7 मुख्य कार्यपालक होते हैं, जैसा कि बहुल कार्यपालिका के उदाहरण में हमने पढ़ा था, इन 7 मुख्य कार्यपालकों का निर्वाचन संघीय सभा द्वारा किया जाता है। संघीय सभा मिलकर इसका निर्वाचन करती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि मुख्य कार्यपालक होते हैं, संवैधानिक कार्यपालक होते हैं और नाममात्र के कार्यपालिकाओं के उदाहरण में भी शामिल होते हैं, इनका निर्वाचन विधायिका यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। तो विधायी जो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा मुख्य कार्यपालकों का निर्वाचन किया जाना भी राजनीतिक कार्यपालिका के आने का एक प्रकार होता है। और एक और प्रकार, और वो मनोनयन का प्रकार है। मनोनयन के द्वारा भी जो है कार्यपालिकाएं, राजनीतिक कार्यपालिकाएं अस्तित्व में आती हैं, उनके आने का तरीका मनोनयन भी होता है। कार्यपालिका का चयन नियुक्ति या नामांकन द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशकालीन भारत में, परतंत्र भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति मुख्य कार्यपालक के रूप में साम्राज्यवादी शासक ब्रिटेन के द्वारा की जाती है। और जैसा कि यहाँ मैं उदाहरण के रूप में भी देखा था, वर्तमान में भी सौजन्यतावश राष्ट्रमंडलीय देशों के कुछ देश, राष्ट्रमंडल देशों के समूह के कुछ देशों में सौजन्यतावश गवर्नर जनरलों की नियुक्ति वर्तमान में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती है, उनको नियुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरलों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा वर्तमान में की जाती है। और इसके अलावा भी हमने उदाहरण लिया था कि भारत के जो राज्य हैं, प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, संघ की जो इकाइयां हैं, भारत संघ की जो इकाइयां हैं, उनके गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। न तो ये वंशानुगत होते हैं, न चुन करके आते हैं, न जनता इनमें कोई इन्वॉल्व होती है। मनोनयन के आधार पर राज्यों के मुख्य जो कार्यपालक होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनका जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति संभव होती है, किंतु इस प्रणाली की भी आलोचना ये की जाती है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है, या जो है योग्यता का सही आधार इसमें नहीं होता है, ऐसी संभावनाएं इस प्रणाली में भी बनी रहती है। इसके बाद में इसकी जो पदावधि है और पुनर्निर्वाचन के जो राजनीतिक कार्यपालिका के पुनर्निर्वाचन के तरीके हैं, वो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तो इनके पद पर आने का तरीका हो गया, पद पर आने के प्रकार हो गए। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल है राजनीतिक कार्यपालिकाओं का, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है। राजनीतिक कार्यपालिकाओं का कार्यकाल कितना होना चाहिए या कितना कार्यकाल रखा जाना चाहिए, इस बारे में कई सारे सिद्धांत मान्य हैं और इसमें पूरे विश्व में समरूपता नहीं है। और अलग अलग देश के राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के अनुसार अलग अलग परंपराएं पाई जाती हैं राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यकाल को लेकर के। सिद्धांत के रूप में ये माना जाता है कि कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल न तो अधिक लंबा होना चाहिए और न ही अधिक कम होना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबा होगा तो वह निरंकुश हो सकता है, आलसी हो सकता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है, और अगर बहुत कम हुआ तो वह अपने नीतियों को लागू करने में असमर्थ रह सकता है। इसलिए फ्रांस के
राष्ट्रपति के 7 वर्षीय कार्यकाल को अधिक लंबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जो हैं, कई सारे राज्यों में गवर्नरों के 1 वर्षीय कार्यकाल को अत्यंत छोटा माना जाता है। इसीलिए राजनीतिक कार्यपालक या जो अध्यक्ष होते हैं राजनीतिक तौर पर राष्ट्रों के, उनके कार्यकाल में समन्वय होना चाहिए, अधिक लंबा और अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से 3 से लेकर के 5 वर्ष के कार्यकाल को उचित माना जाता है। अमेरिका, भारत और विश्व के अधिकांश राज्यों में कार्यपालक प्रधानों के इसी कार्यकाल को स्वीकार किया गया है। अमेरिका में 4 वर्ष हैं, भारत में 5 वर्ष हैं और लमसम इसी प्रकार के कार्यकाल राजनीतिक कार्यपालकों के पूरे विश्व में स्वीकार किए गए हैं। तो पदावधि से संबंधित इसी प्रकार के प्रावधान पाए जाते हैं। दूसरा जो मामला इसमें है वो है इनका पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का जो री इलेक्शन का प्रोसेस है, ये दोबारा अपने पद पे आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, इस बात को लेकर के भी उसी प्रकार के मत हैं जो इनके कार्यकाल को लेकर के हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कार्यपालक प्रधान की पुनर्नियुक्ति या पुनर्निर्वाचन उचित नहीं है, क्योंकि इससे कार्यपालक प्रधान के कार्यकाल की कुल अवधि इतनी लंबी हो जाती है कि वह उसे निरंकुश और अवसरवादी बनने का अवसर दे देती है। किंतु पुनर्नियुक्ति के जो समर्थक विद्वान हैं, इसके जो पक्षधर विद्वान हैं, वो इसको उचित मानते हैं और उनका जो तर्क है वो भी अपनी दृष्टि से बहुत ठोस तर्क यहाँ पर है। वो ये कहते हैं कि इससे ये एक उपयोगी और लाभपूर्ण व्यवस्था है, जिससे राष्ट्र को कुशल और पूर्व अनुभवी कार्यपालिका मिलती है। उनका मत है कि पुनर्निर्वाचन के कारण कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे अनेक पर्याप्त साधन मौजूद हैं जो उसकी निरंकुश प्रवृत्ति पर रोक लगाने में बहुत ही असरदार हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं और वह उसे कभी भी निरंकुश नहीं होने देते, चाहे कार्यपालिका का कार्यकाल लंबा हो जाए, चाहे वह पुनर्निर्वाचित क्यों नहीं हो जाए। वस्तुतः इस संबंध में संतुलित विचार यह है कि कार्यपालक प्रधान का कार्यकाल 4 या 5 वर्ष अथवा इससे कम होता है, वहां पुनर्नियुक्ति या पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में कुछ देशों में व्यवस्था ये की गई है कि कार्यपालक प्रधान एक कार्यावधि पूरी होने पर उसे पुनः एक अन्य कार्यावधि के लिए पुनर्निर्वाचित होने का अवसर दिया जाना चाहिए, किंतु लगातार तीसरे कार्यकाल पर रोक लगाई जानी चाहिए। अमेरिका में इसी प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है और भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसी परंपरा का विकास करने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के इनके जो कार्यकाल है वो पुनर्निर्वाचित होने के योग्य माने गए हैं और उससे एक अनुभवी और कुशल कार्यपालिका का लाभ देश को मिले, ऐसा इसके समर्थक विद्वानों का मानना है। ये जो चर्चा है वो राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में है, क्योंकि कार्यपालिका को हमने व्यापक दृष्टि से 2 भागों में बांटा था। एक राजनीतिक कार्यपालिका जिसको हम अस्थायी और सर्वोच्च कार्यपालिका कह रहे थे, दूसरा गैर राजनीतिक स्थायी कार्यपालिका, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग। इसके बारे में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में स्थायी कार्यपालिका के बारे में